हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम फाइनेंस के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू देंगे हम अपनी आज की वीडियो में। फर्दर आप आने वाली अगली वीडियोस में हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। आज सिर्फ हम एक ओवरव्यू लेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एक साधारण भाषा में अगर मैं मैनेजमेंट को कहूं तो मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी काम को आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर पूरा कर रहे हो तो वहाँ कहा जाएगा कि अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ पे काम की। तो कुछ ना कुछ आप मैनेज ही कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो मैं मैनेजमेंट वर्ड को तोड़ रहा हूँ यहाँ पे, मैनेज, मैन और टी। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती होगी, जो मैनेजर्स होते होंगे, वो या तो ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होंगे, या अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज, टी फॉर थिंग्स, अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें हमारा एक फाइनेंस भी आ जाता है। तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी, कौन सा पैसा जो रिक्वायर्ड होता है टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। और जो भी हम फाइनेंस की बात करेंगे बिजनेस के अंदर, सिर्फ डे टू डे वर्किंग के लिए ही फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए आपको, कमेंस करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, और डे टू डे वर्किंग्स के लिए भी आपको पैसा चाहिए। थोड़ा थोड़ा आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो लेट आप एक सपना देख रहे हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हो। तो आपने सबसे पहले सोचा कि क्या बिजनेस करूंगा मैं। नेचर ऑफ बिजनेस आपने सोचा। नेचर ऑफ बिजनेस आपने सोचने के बाद ये दिमाग लगाया कि इस टाइप के बिजनेस में पैसे कितने रिक्वायरमेंट होंगे। सपोज 1 करोड़ रुपए आपके माइंड में आया कि इस बिजनेस को करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट थिंग आपके माइंड में आएगी कि मेरे पास तो 60 लैक्स ही हैं, बाकी 40 लैक्स का क्या करूं। तो 40 लैक्स आप बाहर से अरेंज करेंगे। अरेंज भी हो गया आपका पैसा सपोज। तो 1 करोड़ रुपए अब आप लेकर बैठ गए हैं अपने सोचे हुए उस बिजनेस के लिए। फिर आपके सामने उस 1 करोड़ रुपए को खर्च करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होंगे। सपोज आपको मशीन ही खरीदनी है तो 4-5 तरह की आपके सामने मशीन्स हैं। उन मशीन्स में से आप चूज कर रहे हैं कि मुझे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है अपना। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अब पैसा अरेंज करना और उस सारे के सारे पैसे को एक जगह इन्वेस्ट कर देना इनटू फिक्स्ड एसेट्स, इतना ही काफ़ी नहीं होता है किसी भी बिजनेस के लिए। डेली बेसिस पे भी हमारे खर्चे होते हैं। डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यही आएगा कि डेली बेसिस वाले पैसे कहाँ से लाऊंगा, उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो इन सब बातों का जवाब हम देंगे अपने टॉपिक के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका ओवरव्यू आज हम ले रहे हैं। तो देखते हैं अपना टॉपिक आगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है, it refers to the management of
ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। हर तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड रहता है। तो ब्रॉडली कैसे कैटेगराइज करेंगे? सबसे पहले आप पैसे को अरेंज करते हो। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्यूरमेंट मीन्स प्राप्त करना होता है, प्राप्ति होता है, इसे आप अरेंजमेंट ऑफ फंड्स भी बोल सकते हो। या आप सोर्सेज ऑफ फंड्स भी बोल सकते हो कि कहां से आप अरेंज करोगे अपना पैसा। सपोज आप अरेंज करके बैठ गए हैं, फिर आप इस पैसे को अप्लाई करोगे, तो यूसेज ऑफ फंड्स, कहां प्रयोग किया आपने अपना पैसा। यूसेज मतलब प्रयोग करना होता है अपने पैसे का, लगाना कहीं भी। इसको आप एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी बोल सकते हो। या आप इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स भी बोल सकते हो। अब इन दोनों काम के पीछे आपका जो पर्पस होना चाहिए वो देखिए। हमें अगर पैसा अरेंज करना है तो क्या दिमाग में रखते हुए अरेंज करेंगे हम, क्या पर्पस होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जहां से भी मैं अरेंज करूं मेरी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आनी चाहिए। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स या प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको लेके चलना है कॉस्ट मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने जो 40 लाख रुपीस अरेंज करने हैं, आपके सामने दो पार्टीज हैं, एक पार्टी 10% इंटरेस्ट पे आपको 40 लाख रुपए देगी, एक पार्टी 12% इंटरेस्ट पे। तो आप जाहिर सी बात है 10% वाले को चूज करेंगे क्योंकि वहां पे आपकी कॉस्ट कम आ रही है। नेक्स्ट, जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिटर्न मैक्सिमम। आप अपने पैसे को वहां लगाओगे जहां पे रिटर्न ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 15% रिटर्न मिलेगी, एक प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 25% रिटर्न मिलेगी या 20% रिटर्न मिलेगी। तो आप ज्यादा वाले रिटर्न वाले प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा साथ साथ कि सर 15 वाले में रिस्क कम होगा, 25 वाले में रिस्क भी तो ज़्यादा हो सकता है। तो रिस्क ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सेम लेवल ऑफ रिस्क पे एक प्रपोजल आपका है 10% वाला, सॉरी 15% वाला, एक है आपका 25% वाला, तो आप ज़्यादा वाले को चूज़ करेंगे। ये जो भी काम आपको करना है ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करना है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितने भी वीडियोस बनाएंगे, जितने भी लेक्चर आप देखोगे, उन सब का मेन मकसद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे सबका इशारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाना। तो यहाँ पे मैं लिमिटेड शब्दों में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू
ऑफ शेयर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। आपकी कंपनी का शेयर जो है सपोज आज 20 रुपीज़ का है, अगर कल को वो 32 रुपीज़ का हो जाता है, इट मीन्स आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हुई है। कल तक वो 20 रुपए के मालिक कहला रहे थे, आज वो 32 रुपए के मालिक कहला रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वेल्थ इंक्रीज हुई है उनकी। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक का क्लियर हुआ होगा। आगे है सोर्सेज जो होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, तो कहां कहां से आप अरेंज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज, उससे पहले ये डिपेंड करता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस अरेंज करना है या शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस अरेंज करना है तो या तो आप शेयर से पैसा अरेंज करेंगे या डिवेंचर्स से या लोन से। ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहे जाते हैं। तो ये जो डिसीजन लेंगे हम कि शेयर से पैसा अरेंज करूं या डिवेंचर से पैसा अरेंज करूं या लोन से पैसा उठाऊं, इस डिसीजन को हम नाम देंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग, सॉरी मैंने एक्टिविटी लिख दिया है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आप शेयर से पैसा अरेंज करें या डिवेंचर से या लोन से। वो डिफरेंट फैक्टर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि शेयर अच्छा है या डिवेंचर अच्छा है। अब जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं, मीन्स आप अप्लाई करेंगे अपना अरेंज किया हुआ पैसा, वो भी आपको दो तरीके से ही सोचना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पैसे को जहां भी ब्लॉक कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, फिक्स्ड कैपिटल में। तो हो सकता है आपके पास डिफरेंट प्रपोजल्स हों, मान लो 3 प्रपोजल्स हैं आपके पास, तो जो मैक्सिमम रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा होगा आप उसे चूज कर लेंगे। इस डिसीजन को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। यहां पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, जिसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही दूसरा नाम होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब बच गया जी शॉर्ट टर्म। या तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अरेंज किया हो या शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया हो। तो शॉर्ट टर्म होते हैं करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। या तो आपने अपना पैसा करंट एसेट्स में ब्लॉक कर दिया होगा, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिटर्स वगैरह से पूरी हो गई होगी शॉर्ट टर्म फाइनेंस की। तो मैं यहाँ पे इसको कंबाइन करके लिख रहा हूँ कि हम शॉर्ट टर्म में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ का ही यूज़ कर रहे हैं। तो करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वर्किंग कैपिटल कहलाती हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है
ऐसी कैपिटल जो डे टू डे वर्किंग के लिए हमें चाहिए। तो एक ये डिसीजन भी लेंगे हम, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे हम कि किन किन बेस पे ये देखा जाएगा कि वर्किंग कैपिटल किस बिजनेस में ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। नेक्स्ट, एक लास्ट डिसीजन है इसके अंदर, डिविडेंड डिसीजन। क्या होता है ये डिविडेंड डिसीजन? लेट कंपनी ने अर्न किया है ₹100 करोड़ का प्रॉफिट। 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो ऐसा कभी नहीं होता कि सारे के सारे पैसे शेयर होल्डर ले जाएं। हमें अपने इस प्रॉफिट में से ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट is to be distributed as dividend among shareholders, and how much of the profit is to be kept aside as reserves। मतलब कितने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हम शेयर होल्डर्स को बांट देंगे डिविडेंड के तौर पे, और कितना प्रॉफिट हम एज ए रिजर्व बचा के रख लेंगे फ्यूचर के लिए। उसे ये डिसाइड करने को हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। हमने पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है फर्म की वैल्यू इंक्रीज करना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करना। जितने भी टॉपिक्स पढ़े जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, सबका कोर ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही होता है। हमने आज सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हमने ये देखा कि हम आगे डिटेल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। हमारी ये सीरीज़ भी जो हम थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी हमारी सीरीज़ कॉमर्स वालों के लिए तो है ही, और जो स्टूडेंट्स बैकग्राउंड जिनका साइंस है बट उन्होंने BBA या MBA में एडमिशन लिया हो, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें, क्योंकि मैनेजमेंट कोर्सेज में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं हमें। थैंक यू।